नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की पुस्तकों में से। प्यारे मित्रों, लास्ट टाइम में आपने मौर्योत्तर काल को अच्छे से पढ़ लिया था। आज इसी में आगे बात करेंगे गुप्त काल की। गुप्त काल वो समय जिसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। क्यों कहा जाता है? देखिए, स्वर्ण काल तो कहा जाता है, लेकिन प्रश्न उठता है कि इसको क्यों कहा जाता है। स्वर्ण काल प्यारे मित्रों इसलिए कहा जाता है कि कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और वास्तुकला के क्षेत्र में अनगिनत कार्य इस काल में हुए थे। इसलिए इसको कहा जाता है इतिहास का स्वर्ण काल। यह समय था 320 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक का समय, यानी लगभग 2.5 शताब्दी तक इन्होंने अनगिनत कार्य किए थे। कुछ पुस्तकों में ये तिथि दे रखी है और कुछ में ये भी दे रखी है, तो ध्यान रखें आप। 320 से 550 है, ये सही माने। बाकी दे रखा है कुछ पुस्तकों में ये भी दे रखा है, तो ध्यान रखें इस चीज का। इसमें देखते हैं, देखिए, गुप्त राजवंश का प्रथम शासक है आपका श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। क्रमिक पतन, क्रम से पतन किसका? नगरों का। और जिस काल में ये देखने को मिला वो आपका था गुप्त काल। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त वंश को। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? 275 से 550 ईस्वी, या इसको आप ये भी माने 320 से 550, क्योंकि ज्यादातर पुस्तकों में ये तिथि भी दे रखी है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त को। भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। सबसे पहले समुद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? परम भागवत की। और इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्र लिप्ति से। ताम्र लिप्ति। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख यानी प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। और किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। किस गुप्त शासक ने? शासक कौन सा है? गुप्त काल का ही, और उन्होंने सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है दिनार। क्या कहते हैं? दिनार। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहा स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया? यह बनाया गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं की स्मृति में बना था। ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहा स्तंभ है। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासक हैं, उनकी कुछ प्रमुख उपाधियां हैं, वो भी देखिए। एक तरफ शासक का नाम, उनकी उपाधियां। श्रीगुप्त, इनकी उपाधि आदिराज इनको बोला जाता है, महाराज भी इनको कहते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य और विक्रमांक के नाम से जाना जाता है। स्कंदगुप्त, स्क्रादित्य और स्क्रोपम।
समुद्रगुप्त हैं उनको प्राक्रमांक कहा जाता है। कुमार गुप्त हैं उनको महेंद्रादित्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट को महाराजा धीराज। आगे जो गुप्तकालीन अधिकारी हैं और उनके विभाग कौन कौन से हैं, कौन कौन सा विभाग किस अधिकारी को दिया गया है वो देखिए। सेना का सर्वोच्च अधिकारी महासेनापति होता है। सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी रण रण भांडागारिक है। और युद्ध और शांति का प्रधान महासंधि विग्राहक है। राजकीय कोष का प्रधान भांडागाराधिकृत। ये नाम देखे थोड़े बड़े बड़े हैं। अभिलेख विभाग का प्रधान महाअक्षर पटलिक को कहा जाता है। केंद्रीय सचिवालय का प्रधान सर्वाध्यक्ष को कहते हैं। राजा प्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी महाप्रतिहार को कहा जाता है। भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान ध्रुवाधिकरण। दान विभाग का प्रधान अग्रहारिक। सेना का सेनापति या सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत को और न्यायाधीश महादंडनायक को न्यायाधीश। दंडपाशिक कहा गया पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता है दंडपाशिक। शिक्षा अधिकारी है उनको विनय स्थिति स्थापक है। प्यारे मित्रों, गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए सुश्रुते प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित है? यथा ये है छप्पणक है। क्या नाम है? छप्पणक है। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से लेकर 415 ईस्वी तक स्वयं एक विद्वान था तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह है जिसको नवरत्न बोलते हैं, निवास करता था। इसमें कालिदास हैं, धन्वंतरी, छप्पणक, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकपुर, वराह मिहिर तथा वर रुचि जैसे विद्वान थे। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? शक और गुप्त संवतों के मध्य 242 वर्ष का। गुप्तकालीन रजत यानी चांदी मुद्राओं का क्या नाम दिया गया? इनको नाम दिया गया रूपक। जो चांदी की मुद्राएं थे, पैसे थे गुप्त काल में, उनको नाम दिया गया रूपक है। कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तंतु वायका। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सूपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। किसमें? रीवा जिले में स्थित सूपिया का लेख है, उसमें गुप्त वंश को कहा गया है घटोत्कच वंश। आगे गुप्त काल में और दे रखा है, आज इसको पूर्ण करते हैं। देखिए, और इसके बाद में आपका गुप्तोत्तर काल है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अच्छे से। चाहे क्लास 2 दिन के बाद में आए, लेकिन जितना मैटर आपको करवाया जा रहा है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। अपने नोट्सों के रूप में इसको उतार भी सकते हैं। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण सामंतवाद का प्रारंभ था। गुप्तकालीन जो भूमि है उसका वर्गीकरण, खेती करने योग्य भूमि को क्षेत्र बोला गया, निवास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा गया, जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उसको खिल कहा गया, जंगली भूमि को अप्रहत बोला गया और पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को चारागाह बोला गया। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? ये आपके थे प्रवरसेन प्रथम, जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। कायस्थ शब्द का उल्लेख है। कायस्थ ये मिलता है आपका मुद्रा राक्षस ग्रंथ में। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर बिठूर कानपुर में स्थित है। जो ईंटों से निर्मित है, ईंटों से बनाया गया है गुप्तकालीन मंदिर। कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों, मयूर सेलों में
का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में ही की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में की गई थी और इसी समय मध्य भारत में जो चांदी के सिक्के हैं उनका प्रचलन हुआ था। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? व्यापारिक मंडी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। शतरंज का खेल जो आज काफी लोकप्रिय है, वो खेल गुप्त काल के दौरान ही प्रारंभ हुआ था और उस समय प्यारे मित्रों उसको चतुरंग बोला जाता था और भारत से ये ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? ताम्रलिप्ति से। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया? फाहियान ने। किसने? फाहियान। चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर ये गुप्त काल का ही है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता है? रेशमी कपड़े का। आगे देखिए, गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट था। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप अजंता में मिलता है। विशाखादत्त कृत्य नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन यानी मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? ये था स्कंदगुप्त। इनके जो स्वर्ण सिक्के थे, सोने के बने हुए सिक्के, उनमें मिलावट काफी देखी गई। मिलावट यानी अन्य धातुओं का प्रतिशत। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? ये प्राकृत भाषा में थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक आपका विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा? शकों पर विजय के कारण। किसको कहा गया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को सकारी। थोड़ा सा मैटर और बचा है प्यारे मित्रों, जल्दी ही इसको आज पूर्ण हो जाएगा ये, उसके बाद में कल नए टॉपिक को शुरू करेंगे। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बताया गया है? प्रयाग अभिलेख में। हुणों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था और इसमें स्कंदगुप्त ने हुणों पर विजय प्राप्त की। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को निगम कहा जाता था। अग्रहार से ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान, ये इसका मतलब है। अग्रहार से क्या तात्पर्य था? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान, भूमि का दान। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। बराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? भगवान विष्णु। वराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में? गुप्त साम्राज्य और उसके समकालीन राजवंश, ये राजवंश है स्थापना का समय और उसके संस्थापक। सबसे पहले वाकाटक राजवंश 255 ईस्वी से लेकर के 350 ईस्वी तक। 255 ईस्वी में इसके संस्थापक थे विध्यंस शक्ति और 330 ईस्वी में सर्वसेन। नाग राजवंश से इसकी स्थापना 305 ईस्वी में हुई
भवनाग इसके संस्थापक थे। बाकी ये जितने भी दे रखे हैं इनको आप देखिएगा। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश हैं, आराम से प्रत्येक को यहां से देखें आप। और लास्ट में दे रखा है कल्याण के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता। किसने? अशोक ने 7वें वर्ष में, ये कल्याण कहते हैं। और कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। तो ये आपका गुप्त काल था जिसने उत्तरी भारत, मध्य भारत और दक्षिणी भारत में शासन किया था। तो प्यारे मित्रों, आज का वीडियो, ये बातें आपको जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और थोड़ा थोड़ा अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।